रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी गई बुक है। इसमें बताया पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्ग के माता पिता नहीं सिखा पाते। ओके, अमीरी की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको रिच डैड और पुअर डैड पढ़नी ही चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसे की व्यवहारिक समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक भविष्य सुधर सकता है। जिंग जिगलर ने बताया, अगर आपको अंदर की बात जाननी हो कि किस तरह अमीर बना जाए और बने रहा जाए, तो यह पुस्तक पढ़ें। अपने बच्चों को रिश्वत दें ताकि वे भी इसे पढ़ सकें। ओके, रिच डैड पुअर डैड पैसे पर लिखी गई कोई साधारण किताब नहीं है। यह पढ़ने में आसान है और उससे मुख्य सबक जैसे अमीर बनने में एकाग्रता और हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत ही आसान है। मैगजीन ने लिखा था, काश कि मैंने यह पुस्तक अपनी जवानी में पढ़ी होती, या शायद इससे भी अच्छा यह होता कि यह पुस्तक मेरे माता पिता ने पढ़ी होती। यह तो इस तरह की पुस्तक है कि आप इसे एक एक कॉपी अपने हर बच्चे को देते हैं और कुछ कॉपी खरीद कर रख लेते हैं, ताकि जब आपके नाती पोते हों और वे 8 या 9 साल के हो जाएं, तो आप इसे उपहार में दे सकें। ब्राउन ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट, रिच डैड पुअर डैड अमीरी का कोई शॉर्टकट नहीं बताती। यह सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और इसके बाद किस तरह अमीर बनें। अगर आप अपनी आर्थिक प्रतिभा को जानना चाहते हैं तो उसे ज़रूर पढ़ें। ओके, कॉकेन ने लिखा था। नेक्स्ट, काश कि मैंने यह पुस्तक 20 साल पहले पढ़ी होती। डायमंड की होम ने लिखा था। ओके, जो भी व्यक्ति भविष्य में अमीर बनना चाहता है उसे अपनी शुरुआत रिच डैड पुअर डैड से ही करनी चाहिए। ओह माय गॉड, USA टुडे ने लिखा था। ओके, चलिए अब हम कुछ शुरुआत करते हैं। इसमें बहुत सारा अध्याय है। टोटल मेरे अध्याय कितने हैं? अध्याय टोटल हैं 10 अध्याय हैं। चैप्टर 8 है। ठीक है, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। पहले आएगा क्या, इसको क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों ज़रूरत है, उसके लिए कुछ समरी दिए हुए हैं। ठीक है, ये मतलब क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। हर एक बुक की एक प्रस्तावना होती है ना, वो पहले प्रस्तावना दे रखी है, उसको पहले निपटा लेंगे, देन मैं चैप्टर पे मूव करूँगा। ओके, बुक का मेन प्रॉब्लम होती है ना, पूरी हिंदी वर्ड एकदम कटु हिंदी हुई वर्ड होती है। इतनी टफ हिंदी होती है कि कभी कभी मेरे को वर्ड भी नहीं समझ में आता है, यार क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, तो कटु हिंदी बोलते हैं ना इसको, सटीक हिंदी, मतलब इंग्लिश का ही ट्रांसफॉर्म फॉर्म होता है, एकदम सटीक हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रस्तावना इसकी बहुत ज़रूरी है। क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? अच्छा, मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उसने जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बहन और मेरे कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1974 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फिडरोसा स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही। तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा तो हो गया था। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। ओके, यह मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल ने भी इस रास्ते पर चले थे। हम दोनों को बहुत मेहनती परिवारों से आए थे जो अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियरिंग के रूप में और दूसरी बार लॉ के रूप में। उनकी जल्दी ही पेमेंट लॉ में विशेषता रखने वाली वाशिंगटन DC की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और
इस तरह इसका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उसने करियर का नक्शा साफ था। यह बात तब थी जबकि वह जल्दी रिटायरमेंट हो सके। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली। हालांकि हर बार नौकरी बदलने का सही कारण थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों में ही बढ़ रहे थे। हमारी शादी बहुत सफल रही और हमारे 3 बच्चे हुए। इनमें से 2 कॉलेज में थे और तीसरा अभी ही हाई स्कूल गया ही था। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा देने की बहुत सारा पैसा लगाया। ओके, नेक्स्ट पेज। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उसे विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो सफल ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। ओके, बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं। उसने जवाब दिया, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, मैं अमीर बन के रहूँगा। अगर तुम कॉलेज में ग्रेजुएशन नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आत्मचिंतित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने की सपने देख सकते हो। मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपनी सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों में भीतर तक नहीं गई थी। हालांकि यह स्मार्ट और प्रबल इच्छा वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोलना शुरू कर दिया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी हो गई। ओके, समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण उतने ही अमीर नहीं बने थे। माइकल जॉर्डन और मैंडो को देखिए, यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और यह भी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच ही है। और उस बेसबॉल फीचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेखन लगा हुआ था। ओ माय गॉड, दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ था। ओ माय गॉड, बिल गेट्स को। जब दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे, अब मुझे यह समझ में आने लगा कि अपने बच्चों को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे फ्रेंड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गई थी, और हमारे बच्चों की अलावा यह बात किसी की भी समझ में नहीं आई थी। मम्मी, उसने आगे कहा, मेरे डैडी और आपकी तरह की कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रह रहे हैं जिसमें बहुत से कीमती सामान है। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा सलाह भी आपकी ही तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और खर्च में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा
बची ही नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं यह भी जानता हूँ कि आज के दौर में कॉलेज के संस्थानों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टर को देखिए, वे अब उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना कि पहले कमाया करते थे। मैं जानता हूँ कि वे रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा और कंपनी पेंशन का भरोसा नहीं दे सकता। अपने सवालों पर मुझे एक नया जवाब चाहिए। वह सही था, उसने नए जवाब चाहिए ही थे मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती है जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है जिन्होंने तेज़ी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। यह मैं अपने बच्चों को यह सीधी सी बात नहीं कह सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों को खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधित शिक्षा और वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। तो इसी के साथ प्रस्तावना 1 कंप्लीट होता है, पार्ट 1। पार्ट 2 में प्रस्तावना 2 लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।